नमस्कार मित्रों। आज हम पढ़ेंगे केदारनाथ सिंह जी की दो कविताएं, बनारस और दिशा। आप देख रहे हैं अपना चैनल ज्ञान का प्रकाश सीबीएसई हिंदी विद मथुरा दास। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की हिंदी ऐच्छिक की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2, जिसका पाठ है केदारनाथ सिंह की कविताएं बनारस और दिशा। देखते हैं पहली कविता, बनारस। सारांश। बनारस कविता में प्राचीनतम शहर बनारस के सांस्कृतिक वैभव के साथ ठेठ बनारसीपन पर भी प्रकाश डाला गया है। बनारस शिव की नगरी और गंगा के साथ विशिष्ट आस्था का केंद्र है। बनारस में गंगा, गंगा के घाट, मंदिर तथा मंदिरों और घाटों के किनारे बैठे भिखारियों के कटोरे जिनमें बसंत उतरता है का चित्र बनारस कविता में अंकित हुआ है। बसंत आने पर बनारस शहर का जो माहौल है वो किस तरह का होता है, वह प्रमुखता इस कविता में दिखाया गया है। इस शहर के साथ मिथ की आस्था, काशी और गंगा के सानिध्य से मोक्ष की अवधारणा जुड़ी है। गंगा में बंधी नाव एक और मंदिरों घाटों पर जलने वाले दीप तो दूसरी तरफ कभी न बुझने वाली चिताग्नि उनसे तथा हवन इत्यादि से उठने वाला धुआं, यही तो बनारस है। बनारस एक पौराणिक पुरानी जो है नगरी है, नगर कहा जाता है, नगरी कहा जाता है पुरानी। यहाँ हर कार्य अपनी रो में होता है, यानी यहाँ की जो अपनी अलग ही संस्कृति है, उस हिसाब से लोग यहाँ के रहते हैं, वो उसी हिसाब से ढले हुए हैं, उस हिसाब से पूरा बनारस शहर चलता है सुबह से शाम तक। यह बनारस का चरित्र है। आस्था, श्रद्धा, विरक्ति, विश्वास, आश्चर्य और भक्ति का मिला जुला रूप बनारस है। काशी की अति प्राचीनता, आध्यात्मिकता एवं भव्यता के साथ आधुनिकता का समाहार बनारस कविता में मौजूद है। यह कविता एक पुरातन शहर के रहस्यों को खोलती है। बनारस एक मिथक बन चुका शहर है। इस शहर की दार्शनिक व्याख्या यह कविता करती है। कविता भाषा संरचना के स्तर पर सरल है और अर्थ के स्तर पर गहरी है। कविता का शिल्प विवरणात्मक होने के साथ ही कवि की सूक्ष्म दृष्टि का परिचायक भी है। देखते हैं कविता का प्रसंग। कविता बनारस। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित कविता बनारस से उद्धृत है। इसके रचयिता प्रसिद्ध कवि केदारनाथ सिंह जी हैं। इस कविता में बनारस की प्राचीन और आधुनिक दोनों संस्कृतियों का वैभव के साथ वर्णन किया गया है और वसंत ऋतु के आगमन पर उसका चित्रण भी किया गया है। वसंत ऋतु के आगमन पर किस तरह का माहौल वहां पर होता है, वह दिखाया गया है। देखते हैं कविता। प्रारंभ करेंगे हम पहली पंक्तियों से। इस शहर में बसंत अचानक आता है, और जब आता है तो मैंने देखा है लहरतारा या मडुआडीह की तरफ से उठता है धूल का एक बवंडर, और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। देखते हैं व्याख्या। कवि कहता है कि बनारस शहर में बसंत का आगमन एकाएक ही हो जाता है। वह देखता है कि यहाँ जब बसंत आता है तो बनारस के प्रसिद्ध स्थान लहरतारा या मडुआडीह मोहल्लों की ओर से ही धूल भरी आंधी उठती है। उस समय इस पूरे शहर के प्रत्येक भाग में धूल ही धूल भर जाती है। जिस प्रकार आंधी आने पर व्यक्ति के मुंह में धूल चले जाने से किरकिराहट होती है, उसी प्रकार मानो इस महान शहर की जीभ भी इस आंधी की धूल से भर कर किरकिराने लगती है। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि बनारस में बसंत का आगमन आंधी के साथ होता है। जो है वह सुगबुगाता है, जो नहीं है वह फेंकने लगता है पचकियां। आदमी दशाश्वमेध पर जाता है और पाता है घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है और एक अजीब सी चमक से भर उठा है भिखारियों के कटोरों का निचाट खालीपन। देखते हैं व्याख्या। कवि कहता है कि बनारस में बसंत के आने पर वसंती हवा चलने लगती है, तो जो अस्तित्वमान हैं जिनमें जो अस्तित्वमान है उनमें नई चेतना जागृत हो जाती है, और जो अस्तित्व में नहीं है अर्थात जिनमें चेतना का रूप दिखाई नहीं देता, उनमें भी नए अंकुर अंकुरित होने लगते हैं। यानी बसंत आने पर चारों ओर का माहौल जो है, जो जीवित हैं और जो निर्जीव वस्तुएं हैं, सभी में
जो है एक नया जागरण देखने को मिलता है। सभी जो है उनमें एक नया अंकुर सा फूट उठता है, उनमें भी एक चेतना जग उठती है, वह बता रहा है। अर्थात जिनमें चेतना का रूप दिखाई नहीं देता उनमें भी नए अंकुर अंकुरित होने लगते हैं। अतः बीते हुए समय में नष्ट हुई चीजें या असफलताओं के बीच भी लोग नई उमंग और नए संकल्प के साथ भरे जाते हैं। अर्थात वासंती हवा के स्पर्श मात्र से वातावरण में नया उल्लास पैदा हो जाता है, जिससे सभी में नए जीवन की नए जीवन का संचार होने लगता है। ऐसे में जब आदमी दशाश्वमेध घाट पर पहुंचता है तो उसे घाट का अंतिम पत्थर कुछ और नरम लगने लगता है। अर्थात कठोर व्यक्ति के व्यवहार में भी नमी आ जाती है। ऐसे समय में वहां घाट की सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में विचित्र सी नमी और वहां बैठे भिखारियों के कटोरे के एकदम खालीपन में विचित्र सी चमक भर उठती है। जीवन संघर्ष में लगे हुए दीनहीन व्यक्ति भी विचित्र सी उमंग से भर जाते हैं। इस प्रकार बनारस में वसंत का आगमन सांसारिक दुखों को भूलकर नवजीवन का संचार कर देता है। तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में बसंत का उतरना? यह शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता है और खाली होता है। यह शहर इसी तरह रोज रोज एक अनंत सब ले जाता है, कंधे अंधेरी गली से ले जाते हैं। इसी तरह रोज रोज एक अनंत सब ले जाते हैं कंधे अंधेरी गली से चमकती हुई गंगा की तरफ। देखते हैं व्याख्या। कवि कहता है कि तुमने कभी खाली कटोरों में बसंत का उतरना देखा है, अर्थात अभाव से ग्रस्त लोगों को खुशियां मनाते देखा है? शायद नहीं, परंतु बनारस में बसंत के समय हमें ऐसा देखने को मिलता है। यह शहर इसी तरह खुलता है, अर्थात यहाँ दिन उल्लास और प्रसन्नता के साथ प्रारंभ होता है। प्रसन्नता का ऐसा भाव बनारस का चरित्र है। उमंग, आशा और जिजीविषा अर्थात जीने की इच्छा से यह शहर इसी तरह भरता है, किंतु यह शहर इसी तरह खाली भी हो जाता है, क्योंकि प्रतिदिन एक अंतहीन शव को उठाए कुछ कंधे अंधेरी गली से निकलकर चमकती हुई गंगा की ओर उसे ले जाते हैं। अर्थात मृत्यु रूपी अंधकार से मोक्ष प्रदान करने वाली गंगा के पास आज जाकर उस शव का दाह संस्कार होता है। इस प्रकार कहीं चेहरों पर खुशी की चमक होती है तो कहीं दुख का मातम भी है। दोनों का मिला जुला रूप ही बनारस है। प्राचीन समय से ही यह सिलसिला चलता आ रहा है, जो कि यहाँ की स्वाभाविक दिनचर्या है। हर पुरानी नगरी आप देखेंगे, हरिद्वार, मथुरा, बनारस, काशी, है ना, इन सब की संस्कृति बहुत पुरानी है और वहाँ की जो पहनाव उठाव व्यवहार सब कुछ अलग है ना। उसमें एक उल्लास देखने को मिलता है, वैसा उल्लास हम बनारस में देख रहे हैं। और साथ ही इसके साथ, क्योंकि बनारस में मोक्षदायिनी गंगा है और उसके घाट पर जो है मणिकर्णिका घाट पर जिनको जलाया जाता है उनको कहा जाता है कि वह स्वर्ग को प्राप्त होते हैं, मुक्ति पा जाते हैं। इसलिए वहाँ पर हमें लगातार जलती हुई चिताएं भी दिखाई देती हैं। तो जहाँ एक तरफ उल्लास है तो वहाँ शोक भी है, वह देखने को हमें इस नगरी में मिलता है। चलते हैं आगे। इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है, धीरे धीरे चलते हैं लोग, धीरे धीरे बजते हैं घंटे, शाम धीरे धीरे होती है। यह धीरे धीरे होना, धीरे धीरे होने की सामूहिक लय दृढ़ता से बांधे है समूचे शहर को। इस तरह की कुछ भी गिरता नहीं है, कि हिलता नहीं है कुछ भी, कि जो चीज जहां थी वहीं पर रखी है, कि गंगा वहीं है, कि वहीं पर बंधी है नाव, कि वहीं पर रखी है तुलसीदास की खड़ाऊ सैकड़ों बरस से। देखते हैं व्याख्या। कवि कहता है कि बनारस में धूल धीरे धीरे उड़ती है, लोग धीरे धीरे चलते हैं, मंदिरों घाटों पर घंटे भी धीरे धीरे बजते हैं, यहाँ की शाम भी धीरे धीरे होती है। अर्थात धीरे धीरे अपने कार्य को करना बनारस की जीवन शैली है। यहाँ हर कार्य अपनी रो में अर्थात अपनी ही लय में होता है। सभी कार्यों का धीरे धीरे होना इस नगर का स्वाभाविक चरित्र है। इससे पूरा शहर मजबूती से बंधा रहता है। इस मजबूती से बंधे बंधन में होने से कुछ भी गिरता नहीं, कुछ भी अपनी जगह से हिलता नहीं। जो चीज जहां थी वहीं रखी रहती है। अर्थात यहाँ की जो संस्कृति है, पुरानी संस्कृति, वह सबको बांधे रखती है। जिस प्रकार गंगा नदी वहीं पर है और उसके प्रति जो आस्था और श्रद्धा है वह भी उसी प्रकार बनी हुई है। सैकड़ों वर्षों से इन्हीं घाट पर नाव वहीं पर बंधी हुई है और तुलसीदास जी की खड़ाऊ भी वहीं रखी हुई है।
इससे पता चलता है कि बनारस के चरित्र में सैकड़ों साल बाद भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। पुरानी मान्यताएं, मूल्य, आस्था, श्रद्धा व विश्वास सब कुछ बनारस में अभी भी उसी प्रकार सुरक्षित है, एक बहुमूल्य धरोहर की तरह। कभी सई साज बिना किसी सूचना के घुस जाओ इस शहर में, कभी आरती के आलोक में इसे अचानक देखो। अद्भुत है इसकी बनावट, अद्भुत है इसकी बनावट। ये आधा जल में है, आधा मंत्र में, आधा फूल में है, आधा शम में है, आधा नींद में है, आधा शंख में। अगर ध्यान से देखो तो यह आधा है और आधा नहीं है। व्याख्या। कवि कहता है कि कभी भी संध्या के काल में बिना किसी सूचना के शहर में प्रवेश कर जाओ, कभी आरती के प्रकाश में से अचानक से देखो तो उस समय तुम्हें इसकी बनावट अद्भुत दिखाई देगी। तुम्हें यह दिखाई देगा कि यह शहर आधा जल में है, आधा मंत्र में तो आधा फूल में है। अर्थात संध्या के समय मंदिरों में, घाटों पर जल, मंत्र और फूल से भगवान की आरती करते हुए श्रद्धा और भक्ति में सराबोर आधा बनारस शहर तुम्हें यहीं इन घाटों पर दिखाई देगा। उसी क्षण तुम्हें घाटों पर चिता की अग्नि में जलते सब भी दिखाई देंगे। इस प्रकार बनारस शहर आधा शब में नजर आता है। यह आधा नींद में डूबा तो आधा संख के नाद में जगा हुआ भी दिखाई देता है। अर्थात इस शहर में कहीं नींद की बोझल अजागरूकता होती है तो दूसरी ओर देर तक पूजा पाठ का जागरण भी। कवि कहता है कि यदि हम ध्यान से देखें तो यह शहर आधा है और आधा नहीं। इस शहर में जहाँ एक ओर काशी की प्राचीनता, आध्यात्मिकता, श्रद्धा व भक्ति है तो वहीं दूसरी ओर आधुनिकता का समावेश भी है। जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, जो नहीं है उसे थामी है। राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ, आग के स्तंभ और पानी के स्तंभ, धुएं के, खुशबू के, आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ। कवि कहता है कि बनारस में जो कुछ भी विद्यमान है वह बिना किसी खंबे के सहारे खड़ा है। अर्थात यहाँ की प्राचीनता, भक्ति, आस्था, विश्वास सब कुछ बिना सहारे के आप ही विरासत के रूप में जनजीवन में समाया हुआ है। इस प्रकार का मिथ के स्वरूप बिना किसी सहारे के उसी रूप में सुरक्षित है जैसा वे सदियों से चलता आया है। जो अस्तित्वमान नहीं उसे राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे खंबे, आग और पानी के खंबे, धुएं की सुगंध के और आदमी के उठे हुए हाथों के खंबे थामे हुए हैं। इस प्रकार बनारस में एक ओर प्राचीन आध्यात्मिकता का दर्शन होता है तो दूसरी ओर आधुनिक जीवन शैली का भी परिचय मिलता है। अंतिम पंक्तियां हैं, पढ़ेंगे। किसी लक्षित सूर्य को देता हुआ अर्घ शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है यह शहर, अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। देखते हैं पंक्तियां। व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि बनारस शहर शताब्दियों से किसी न देखे हुए सूर्य को अर्घ देता हुआ गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है और अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल अनजान बना हुआ है। तात्पर्य यह है कि सदियों से सूर्य को एक अदृश्य शक्ति और परब्रह्म का प्रतिरूप मानते हुए गंगा के जल में खड़े होकर उसके पवित्र जल को अर्घ के रूप में अर्पित करने की परंपरा चलती चली आ रही है। लोग गंगा स्नान करते हैं और एक पैर अर्थात प्राचीनता, एक पैर को प्राचीनता और एक पैर को आधुनिकता कहा गया है ना, तो यहाँ अब आप समझेंगे इसकी अर्थ को। लोग गंगा स्नान करते हैं और एक पैर को आप प्राचीन संस्कृति मान सकते हैं, एक पैर पर खड़े होकर ईश्वर को जल प्रदान करते हैं। ऐसे में वे अपने दूसरे पैर अर्थात आधुनिकता, यानी जो प्राचीनता है उसके साथ अब आधुनिकता भी आ गई है, तो एक दूसरे से जो है वे दोनों अनजान हैं, है ना। ऐसे में वे अपने दूसरे पैर आधुनिकता का ध्यान भूल जाते हैं। यह कवि बताना चाहता है कि सदियों से बनारस का यही आध्यात्मिक स्वरूप दृढ़तापूर्वक उसी तरह स्थिर है, यानी आधुनिकता और प्राचीनता दोनों एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। प्राचीनता अपने स्थान पर है और आधुनिक विचार, आधुनिक धारा जो चली है वह अपने स्थान पर है। कोई भी किसी को भी जो है परेशान मतलब एक दूसरे के क्षेत्र में जो है हस्तक्षेप नहीं करते हैं। यहाँ कवि बताना चाहता है कि सदियों से बनारस का यही आध्यात्मिक स्वरूप दृढ़तापूर्वक इसी तरह स्थिर है। इस शहर के जीवन में आई आधुनिकता का लोगों की आस्था, श्रद्धा और भक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
इस प्रकार बनारस की प्राचीनता व आध्यात्मिकता चिरस्थायी बनी हुई है। तो ये हो गई कविता पूर्ण बनारस। अब देखते हैं इसमें क्या था विशेषताएं। सरल, सहज और प्रभावमयी भाषा है। प्रतीकों का उचित प्रयोग किया गया है। आकर्षक बिंबों का सृजन किया गया है। बनारस की प्राचीनता और आधुनिकता का सामंजस्य दिखाया गया है। बनारस के आध्यात्मिक दृष्टिकोण को उजागर किया गया है। अब देखते हैं अगली कविता केदारनाथ सिंह जी की अगली कविता दिशा। देखते हैं सारांश। दिशा कविता बाल मनोविज्ञान से संबंधित है, जिसमें पतंग उड़ाते बच्चे से कवि पूछता है हिमालय किधर है। बालक का उत्तर बाल सुलभ है, माने जैसे बालकों का होता है उस व्यवहार के अनुसार ही है कि हिमालय उधर है जिधर उसकी पतंग भागी जा रही है। हर व्यक्ति का अपना यथार्थ होता है। बच्चे यथार्थ को अपने ढंग से देखते हैं, यानी हर किसी का नजरिया अलग होता है उस चीज को देखने का, किसी भी विषय को देखने का। कवि को यह बात बाल सुलभ संज्ञान मोह लेता है। कविता लघु आकार की है और यह कहती है कि हम बच्चों से कुछ न कुछ सीख सकते हैं। कविता की भाषा सहज और सपाट है। देखते हैं कविता। हिमालय किधर है, मैंने उस बच्चे से पूछा जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था। उधर उधर उसने कहा, जिधर उसकी पतंग भागी जा रही थी। मैं स्वीकार करूं, मैंने पहली बार जाना कि हिमालय किधर है। देखते हैं प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित कविता दिशा से ली गई हैं। इसके रचयिता सुप्रसिद्ध कवि केदारनाथ सिंह हैं। इसमें कवि ने बाल मनोविज्ञान का भावपूर्ण चित्रण किया है। पतंग उड़ाते बच्चे यथार्थ को अपने ढंग से किस प्रकार देखते हैं, यही कवि ने बताया है। फिर से कविता को पढ़ेंगे। सिर्फ इतना सा ही जो हम देख रहे हैं, इतना ही भाग है इस कविता में, छोटी कविता है। हिमालय किधर है, मैंने उस बच्चे से पूछा जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था। उधर उधर उसने कहा, जिधर उसकी पतंग भागी जा रही थी। मैं स्वीकार करूं, मैंने पहली बार जाना कि हिमालय किधर है। इसको सरल रूप से इस तरह से देख सकते हैं। जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था, मैंने उस बच्चे से पूछा हिमालय किधर है। जिधर उसकी पतंग भागी जा रही थी, उसने कहा उधर उधर। मैं स्वीकार करूं कि मैंने पहली बार जाना है कि हिमालय किधर है। देखते हैं व्याख्या। कवि देखता है कि बच्चा स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा है। कवि उससे पूछता है कि हिमालय किधर है। उसका ऐसा ही मन होता है कि देखें बच्चा क्या कहता है। बच्चा बताता है कि जिस ओर उसकी पतंग जा रही है उसी ओर हिमालय है, क्योंकि बच्चा तो जानता नहीं, लेकिन उसका बचपना उसको कह रहा है कि उस तरफ ही होना चाहिए हिमालय को, जिस तरफ मेरी पतंग उड़ी जा रही है। कवि कहता है कि मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने पहली बार जाना कि हिमालय किधर है। कवि का तात्पर्य यह है कि उस समय कवि ने पहली बार अनुभव किया कि प्रत्येक व्यक्ति का यथार्थ अलग अलग होता है, यानी हर कोई किसी भी विषय के बारे में सोचता है तो वह अलग नजरिए से सोचता है। बच्चे भी जैसे समझदार लोग सोचते हैं, हम देखते हैं कंपास देखेंगे, हम सूरज की दिशा देखेंगे किधर सूरज है और तब हम बताएंगे कि उत्तर किधर है और दक्षिण किधर है। लेकिन बच्चे का मन अपना है, वह अपने हिसाब से कल्पनाएं करता है कि उसके हिसाब से उत्तर किधर है और दक्षिण किधर है, पूरब किधर है, पश्चिम किधर है। तो वही बाल सुलभ क्रियाएं बताई गई हैं। उनके मनोविज्ञान, उनके मन में क्या चलता है बच्चों के, वही यहाँ पर कवि ने बताया है। कवि का तात्पर्य है कि उस समय कवि ने पहली बार अनुभव किया कि प्रत्येक व्यक्ति का यथार्थ अलग अलग होता है। बच्चे इस दुनिया की हर चीज को अपने ही ढंग से देखते हैं। उन्हें अपनी इस छोटी सी दुनिया से ही मतलब होता है। तो यह थी कविता जिशा। अब देखते हैं क्या है इसमें विशेषताएं। भाषा का चित्रात्मक रूप दर्शाया है। कविता की भाषा सरल, सहज और प्रभावपूर्ण है। अलंकारों का उचित प्रयोग किया गया है। बाल मनोविज्ञान का भावपूर्ण चित्रण है। यथार्थ के प्रति लोगों के भिन्न भिन्न दृष्टिकोण की भावनात्मक अभिव्यक्ति की गई है। तो यह था आज का पाठ। आप देख रहे थे ज्ञान का प्रकाश सीबीएसई हिंदी विद मथुरा दास। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए हमारे सारे वीडियोस, और अगर आपको अच्छे लगे तो उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। अन्य लोगों तक, अन्य मित्रों तक, अन्य छात्रों तक अवश्य से पहुंचाएं। आपकी अति कृपा होगी। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। याद रखिए, ज्ञान का प्रकाश सीबीएसई हिंदी विद मथुरा दास।